हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने लिमिट के एग्जांपल्स देखे थे। आपकी बुक में 7 एग्जांपल है, 7 के 7 एग्जांपल हमने देख लिए थे। अब हम आगे पढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था लिमिट ऑफ वन वेरिएबल, लिमिट ऑफ फंक्शन एट वन वेरिएबल, कि वन वेरिएबल के लिए हमने लिमिट पढ़ी थी कि वहाँ सिंगल एक वन वेरिएबल मतलब एक एक्स वेरिएबल, ऐसा फंक्शन जिसके अंदर केवल एक ही वेरिएबल था, एक ही चर था, उसके लिए लिमिट निकाली थी हमने। अब हम पढ़ेंगे 2 वेरिएबल्स के लिए। अब हमें किसकी लिमिट पढ़नी है? ऐसे फंक्शंस की जिसके अंदर 2 वेरिएबल्स है। इट मीन्स 2 वेरिएबल क्या होंगे? x और y। जब 2 वेरिएबल x और y होंगे तो ये किस फॉर्म में होंगे? क्रमित युग्म के रूप में, ऑर्डर्ड पेयर, क्रमित युग्म। तो अब हमें पढ़ना है लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल। ऐसे फंक्शन की लिमिट पढ़नी है जो फंक्शन क्या है? 2 वेरिएबल्स के हैं, जिनके अंदर 2 वेरिएबल है x और y, और जब 2 वेरिएबल होंगे तो हम उन्हें ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर्ड पेयर जिसे हम हिंदी में कहते हैं क्रमित युग्म। तो एक बार हम पहले यही देखते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। हमें पता है कि एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, a क्रॉस b। ऑर्डर्ड पेयर के समुच्चय को a क्रॉस b से प्रदर्शित किया जाता है। एक्स वाई वेयर x बिलोंग्स टू a, जहाँ जो ये इस ऑर्डर्ड पेयर का जो प्रथम अवयव है ये किससे आएगा? इस फर्स्ट सेट से a से, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किससे आएगा? b से, जो सेकंड सेट है हमारा, y बिलोंग करेगा b में। तो ऑर्डर्ड पेयर में जो एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर है, इसके अंदर जो प्रथम अवयव होगा वो फर्स्ट सेट का होगा और द्वितीय अवयव होगा वो सेकंड सेट का होगा। इट मीन्स x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। ये किस में है? 2 टपल के फॉर्म में, क्योंकि इसमें 2 अवयव है इसलिए हमने क्या बोला? 2 टपल, दो अवयवों वाला क्रमित युग्म है। ऐसे ही हम चाहे तो 3 अवयवों वाला क्रमित युग्म भी बना सकते हैं। a क्रॉस b क्रॉस c, 3 सेट दिख रहे हैं। इट मीन्स क्रमित युग्म में 3 अवयव आएंगे, a क्रॉस b क्रॉस c। इसे a क्रॉस b क्रॉस c से प्रदर्शित किया जाता है। 3 सेट दिख रहे हैं हमें। इट मीन्स 3 जो क्रमित युग्म में 3 टपल आएंगे, x y z, जहाँ x फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का होगा, सेकंड एलिमेंट y सेकंड सेट का होगा, थर्ड एलिमेंट z थर्ड सेट का होगा। तो ये हमारा क्रमित युग्म को प्रदर्शित करने का तरीका है। अब अगर a क्रॉस a, दोनों सेट सेम है, a है और a है, तो इसको हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। यहाँ a स्क्वायर का मतलब ये नहीं है कि आप a की पावर 2 कर दो, नहीं। इसका मतलब है कि जो सेट है वो a क्रॉस a के फॉर्म में है और इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो टपल्स के फॉर्म में होंगे। अगर हमें दिया है कि द सेट इज a स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में लिखा जाता है कि आपका सेट a स्क्वायर है, इसका मतलब ये है कि इसके अवयव जो होंगे, इसका मतलब है कि सेट a क्रॉस a के फॉर्म में है और इसके अवयव क्रमित युग्म के रूप में 2 टपल के होंगे। a स्क्वायर डिनोट कर रहा है 2 सेट को, 2 सेट मतलब दोनों सेट a और a सेम है, तो इसके जो अवयव होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे वो x y के इस 2 टपल के फॉर्म में लिखे जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेट का स्क्वायर कर रहे हो, नहीं, ऐसा मत करना कि जब 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ये गलत होगा। a स्क्वायर इट मीन्स a क्रॉस a, ये एक क्रमित युग्म के समुच्चय को प्रदर्शित करता है, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। तो आज हम इसको बताने का एक रीजन था कि मैंने आपको सबसे पहले यही क्यों बताया, क्योंकि हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हमें पढ़ना है फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल, तो उसमें 2 वेरिएबल्स की बात आएगी। इट मीन्स क्रमित युग्म एक्स वाई के रूप में लिखा जाएगा। जब एक्स वाई के रूप में लिखा जाएगा तो आपको सेट को भी डिनोट करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि क्रमित युग्म के सेट को किस प्रकार लिखा जाता है। आर स्क्वायर इट मीन्स आर क्रॉस आर, एक्स वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। यहाँ दोनों अवयव आर को बिलोंग करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट भी आर को बिलोंग करता है, वाई एलिमेंट भी आर को बिलोंग करता है। क्यों? क्योंकि दोनों सेट ए भी क्या है? आर है, बी भी क्या है? आर, दोनों सेट सेम है। तो ये हमारी डेफिनेशन हुई ऑर्डर्ड पेयर की, कि ऑर्डर्ड पेयर के सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि फंक्शंस ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है। डेफिनेशन, function of 2 वेरिएबल।
हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले हमें इसकी डेफिनेशन देखनी होगी कि इसकी डेफिनेशन हमारी क्या है। यदि x तथा y दो स्वतंत्र चर है तथा x y के क्रमित युग्म का तथा x y के क्रमित युग्म का समुच्चय। हमने क्या बोला कि x तथा y दो स्वतंत्र चर है। हम क्या बात करें, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इट मीन्स दो वेरिएबल होंगे, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, स्वतंत्र चर होंगे। x तथा y दो स्वतंत्र चर है तथा x y ये क्या है, क्रमित युग्म है। कितने टपल का, 2 टपल का। x y के क्रमित युग्म का समुच्चय, हमने इस समुच्चय को नाम दिया D। किस रूप में होगा, x y where x belongs to R and y belongs to R, चूंकि D is subset of R square। हमने पहले भी बात की थी, हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस। जब हम अगर रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, इट मीन्स कि जो हमारे जो डोमेन होगा, D किसको डिनोट कर रहा है, डोमेन को। जो डोमेन होगा वो किसका सबसेट होगा, सेट ऑफ रियल नंबर्स का। जब वन वेरिएबल की बात की थी तो D केवल किसका सबसेट था, R का। अब यहाँ टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं तो D सबसेट होगा R स्क्वायर, और R स्क्वायर का मतलब R क्रॉस R से है। तो ये हमारा समुच्चय हो गया तथा x y के क्रमित युग्म का समुच्चय D x y where x belongs to R and y belongs to R, चूंकि D किसका सबसेट है, R स्क्वायर का। तब f एक नियम इस प्रकार हो कि प्रत्येक x y belongs to D के लिए S में एक अद्वितीय Z इक्वल टू fxy विद्यमान हो, तब f d2s एक f d2s दो स्वतंत्र चरों का फलन कहलाता है। एक बार फिर डेफिनेशन देखेंगे। हम क्या कह रहे हैं कि x तथा y दो स्वतंत्र चर है, क्योंकि फंक्शन का टॉपिक का हमारा नाम ही क्या है, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इट मीन्स इस बार हमारे पास दो वेरिएबल होंगे x तथा y। x तथा y दो स्वतंत्र चर हैं तथा x y क्या है, एक क्रमित युग्म के रूप में है। तो इसका समुच्चय हमने किस रूप में लिखा, D x y where x belongs to R and y belongs to R, चूंकि D सबसेट होगा R स्क्वायर का। हमने पहले भी बात की थी, यहाँ हम फंक्शंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। तो जो डोमेन होगा वो किसका सबसेट होगा, R का। और यहाँ टू वेरिएबल्स की बात हो रही है तो डोमेन D किसका सबसेट होगा, R स्क्वायर का, और R स्क्वायर का मतलब यहाँ R क्रॉस R से है। तब f एक नियम, फंक्शन बनाना है तो हमने क्या बोला था, एक फिक्स्ड रूल के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स डिफाइंड होते हैं। तब f एक नियम इस प्रकार होगी कि f फंक्शन होगा, लेकिन f एक नियम इस प्रकार हो कि प्रत्येक x y के लिए, फॉर एवरी x y बिलोंग्स टू D, कि D में जितने भी x y के लिए S में एक अद्वितीय Z इक्वल टू एफ एक्स वाई, कि इस D के जितने भी अवयव हैं उन सब के लिए S में एक अद्वितीय अवयव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अद्वितीय अवयव होना चाहिए। तब f d2s में क्या कहलाएगा, दो स्वतंत्र चरों का फलन कहलाता है। सेम डेफिनेशन है फंक्शन की, पहले केवल हमने वन वेरिएबल के लिए पढ़ी थी, अब टू वेरिएबल के लिए पढ़ रहे हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर आएगा। पहले हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर नहीं था, अब ऑर्डर्ड पेयर है। और वही चीज कि एक फिक्स रूल होना चाहिए, प्रत्येक अवयव डोमेन के हर एक अवयव का S में अद्वितीय रूप से
एसोसिएशन होना चाहिए। एस प्रत्येक अवयव डी का एस के अद्वितीय अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। इट मीन्स एक अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए और एक फिक्स नियम के अंतर्गत, एक फिक्स्ड रूल के अंतर्गत, तब हमारा फंक्शन क्या कहलाएगा, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो ये हमारी डेफिनेशन है, वही डेफिनेशन है, केवल इतना सा कि चेंज हुआ है क्योंकि टू वेरिएबल्स आए तो हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है, बस एक इतना सा कि माइनर चेंज है, बाकी डेफिनेशन कुछ भी चेंज नहीं है, वही होना चाहिए। यूनिकनेस, अद्वितीय अवयव भी होना चाहिए, एक फिक्स रूल भी होना चाहिए और हर एक एलिमेंट के लिए प्रत्येक अवयव के लिए ये चीज फॉलो होनी चाहिए। तो वही डेफिनेशन है, आप नोट कर लीजिए एक बार इसको। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिट ऑफ टू वेरिएबल्स। थोड़ा हम इसके डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं एक बार कि डोमेन और रेंज किस प्रकार डिफाइन होंगे। अभी हमने देखा इस फंक्शन का जो डोमेन है, हम इसको डी से डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर एंड वाई बिलोंग्स टू आर। ये क्या है, डोमेन है हमारा, जो हमने डेफिनेशन डिफाइन की उसका डोमेन है। इसकी रेंज परास, जिसको हम आर से डिनोट करेंगे, रेंज का आर, तो इधर भी आर, वो क्या होगी, एफ ऑफ एक्स वाई। हमने लिखा था z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि जब हम फंक्शन लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं, f1 की वैल्यू सपोज 2, f2 की वैल्यू सपोज 4, तो इस फॉर्म में लिखते हैं। तो वैल्यू किसकी होती है, f1, और रेंज में क्या आता है हमारे पास, f1, f2, f3, इस तरीके से लिखते हैं। फिर हम लिख देते हैं उसको 2, 4, 6 इस तरीके से। इसलिए हमने किस नोटेशन के फॉर्म में लिखा है, एफ एक्स वाई के नोटेशन के फॉर्म में, कि एक्स वाई का मान किस पर, फंक्शन, ये रूल अप्लाई करने के बाद जो एफ एक्स वाई का मान आएगा वो क्या आएगा, हमारा रेंज में आएगा। एफ एक्स वाई, जहां एक्स वाई हमने कहाँ से लिए, आप पॉइंट ले रहे हो, फंक्शन जो अप्लाई कर रहे हो किसी पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हो, ये फंक्शन इस एक्स वाई पर अप्लाई कर रहे हो, तो ये एक्स वाई कहाँ से आ रहा है हमारे पास, डोमेन से, वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू डी, इस डोमेन से आ रहा है हमारा एक्स वाई। तो हमको पता होना चाहिए कि हम किस पे वैल्यू चेक करें, डी, डोमेन डी है तो डी के पॉइंट्स की बात की जाएगी, डी के पॉइंट्स एक्स वाई के फॉर्म में है, एक्स वाई के ऊपर फंक्शन अप्लाई करेंगे, फंक्शन अप्लाई करने के बाद एफ एक्स वाई की जो वैल्यू आएगी वो किस में लिखी जाएगी, रेंज में। तो ये हमारा डोमेन हो गया, रेंज हो गया, और कोडोमेन यहाँ हमने क्या माना था, जिसको हम कहते हैं सेपरान, उसको हमने एस लिया था। ध्यान हो आपको, हमने फंक्शन बनाया था एफ डी टू एस, वेयर डी इज सबसेट ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं इसलिए हमने डी सबसेट लिया था आर स्क्वायर का। तो ये हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन भी देख लिए। अब हम नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन जो हम पढ़ रहे हैं, लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल, किसकी लिमिट निकालनी है, ऐसे फंक्शंस की जो कि टू वेरिएबल्स के फंक्शन हैं। तो हम डेफिनेशन देखेंगे, दोनों डेफिनेशन देखेंगे हम, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन, लिमिट ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। ये क्या है, हमारी लिमिट ऑफ फंक्शंस। पहले भी हमने लिमिट फंक्शन की बात की जाती है, फंक्शन की ही लिमिट देखी थी, ऑफ टू वेरिएबल एट अ पॉइंट, किस पे, किसी एक बिंदु पे, लेकिन अब वो पॉइंट किस रूप में होगा, टपल के फॉर्म में होगा। लिमिट तो आखिर एक पॉइंट पे चेक की जाएगी, ऐसा नहीं है कि आप डोमेन पूरे के पूरे डोमेन पे एक साथ लिमिट चेक करो, नहीं, लिमिट तो एक पॉइंट पे चेक की जाएगी, लेकिन जो अब फंक्शन है वो किस फॉर्म में है, टू वेरिएबल के। इट मीन्स अब जो पॉइंट पहले केवल हमारा x टेंस टू a रहता था, अब वो पॉइंट एक्स वाई टेंस टू a b हो जाएगा। पहले हम लेते थे x इक्वल टू a पर हम लिमिट चेक कर रहे हैं, अब क्या होगा, एक्स वाई इक्वल टू a b पर हम लिमिट चेक करेंगे। बस डिफरेंस इतना सा की है कि अब ये टपल्स के फॉर्म में चलेगा, तो टपल्स के अंदर दो एलिमेंट होंगे। तो हम डेफिनेशन देखते हैं, क्या है हमारा डेफिनेशन, इफ f इज द
फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि हमारा f जो है वो फंक्शन है टू वेरिएबल का, कि f इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल यहां हमने बता दिया कि D हमारा डोमेन है, वो किसका सबसेट है, R स्क्वायर का, and xy belongs to D such that x tends to A and y tends to B implies that xy tends to AB, then fxy tends to L, then L is called the limit of function f at point xy, हम क्या कह रहे हैं, इफ f इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, कि f क्या है, एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का। अगेन एंड अगेन हम बात कर रहे हैं ऐसे फंक्शंस की लिमिट चेक कर रहे हैं जो टू वेरिएबल्स का, तो सबसे पहले हमें यही लिखना है, इफ f इज द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, दैट मीन f क्या होगा, फ्रॉम D to R वेयर D इज सबसेट ऑफ R स्क्वायर, और यहाँ सिंगल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, एंड xy बिलोंग्स टू D। एक पॉइंट लिया कि f हमारा फंक्शन है जो इस तरीके से डिफाइंड है, एंड xy बिलोंग्स टू D, जो xy जो पॉइंट है वो डोमेन D का है, सच दैट इस प्रकार की x टेंड्स टू A, कि जब मेरा x A की ओर जा रहा है एंड y टेंड्स टू B। यहाँ हम दो पॉइंट्स ले रहे हैं क्योंकि हमारे ऑर्डर्ड पेयर, टू टपल का ऑर्डर्ड पेयर है, मतलब x और y दोनों है, कि x A की ओर जा रहा है एंड y B की ओर जा रहा है, इम्प्लाइज दैट, कि क्या प्रदर्शित कर रहा है कि एक्स वाई किसकी ओर जा रहा है, ए बी की ओर। पहले हमने सिंगल लिखा कि एक्स ए की ओर जा रहा है, वाई बी की ओर जा रहा है। अब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हमने क्या लिखा, दैट मीन कि एक्स वाई किसकी ओर जा रहा है, हमारा ऑर्डर्ड पेयर ए बी की ओर। ऑर्डर्ड पेयर ए बी भी यही रिलेशन है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट पे जाएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड पे जाएगा। आप ऐसे नहीं कर सकते एक्स को बी पे भेज दो, वाई को ए पे, नहीं, ये रूल होता है, इनके नियम होते हैं कि जो फर्स्ट टपल का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड टपल के फर्स्ट एलिमेंट पर ही जाएगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट पर ही जाएगा। देन fxy टेंड्स टू L, कि जब x a की ओर जा रहा है, y b की ओर जा रहा है, अगर उस कंडीशन में fxy कि इस फंक्शन की xy पर जो हम फंक्शन अप्लाई करें, अगर वो हमारा L की ओर जाता है, इस टेंड्स टू L, तब L क्या कहलाती है, हमारी लिमिट कहलाती है इस फंक्शन की, किस पॉइंट पर, xy पॉइंट पर। सबसे पहले हमें क्या करना है, फंक्शन डिफाइन करना है। फंक्शन डिफाइन करने के बाद हमने क्या बोला कि हमने एक पॉइंट लिया डोमेन में से, क्योंकि हम किस पर चेक करेंगे, डोमेन के पॉइंट पर लिमिट चेक करेंगे, तो हमने डोमेन में से एक पॉइंट लिया xy। जो पॉइंट हमने xy लिया, अब वो किस प्रकार है कि जब मेरा x a की ओर जा रहा है, y b की ओर जा रहा है, तब उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू है, कि जब x a की ओर जा रहा है, y b की ओर जा रहा है, तब जो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू है fxy वो किस ओर जा रही है, L की ओर जा रही है। तो उस कंडीशन में ये हमारी क्या कहलाएगी, L क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी उस पॉइंट xy पर। और जहां, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, आगे एक चीज और हम देखेंगे अभी, कि जहां ये L है, हम क्या कह रहे हैं, when x tends to A, y tends to B, implies xy tends to AB। इसको नोटेशन फॉर्म में लिख रही हूँ कि जब x a की ओर जा रहा है, y b की ओर जा रहा है, इट मीन्स इम्प्लाइज दैट xy टेंड कर रहा है हमारा a b की ओर। देन fxy टेंड्स टू L, कि x y पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसकी ओर जा रही है,
एल की ओर, तब एल हमारी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी किसकी, फंक्शन की, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट एक्स वाई पर। अब ये जो एल है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है एफ ऑफ ए बी के, नॉट एग्जैक्टली इक्वल, ओनली अप्रोक्सीमेटली इक्वल हमने बोला है। हमने क्या बोला है कि जो L की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी एफ ए बी के, क्योंकि हमने क्या किया, एक्स वाई टेन टू ए बी, इसमें फंक्शन अप्लाई किया, एफ अप्लाई किया, तो इस पर भी एफ अप्लाई होगा, दोनों पर होगा, तो ये क्या होगा, एफ ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा एफ ऑफ ए बी, और इसको हमने बोला है एल, क्योंकि नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू एल, क्योंकि हमने उस दिन भी बोला था कि जो लिमिट होता है केवल अप्रोक्सीमेशन करता है, केवल एक अप्रोक्सीमेशन वैल्यू होती है, एक निकटतम मान होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, तो ओनली अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्टली इक्वल, तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। हमने पहले भी बोला था कि हम यहाँ से इस ओर जा रहे हैं लेकिन हम पहुंचे नहीं है, निकटतम हम उसके करीब है लेकिन उस पॉइंट पर हम पहुंच नहीं रही है। हम क्या बोल रहे हैं, टेंड हो, कि जब x a की ओर प्रवृत्त हो, कि x a की ओर जा रहा है, इसके निकटतम नेबरहुड में पहुंच चुका है, इसके बहुत पास है लेकिन एग्जैक्टली इस पर नहीं पहुंचा है। हमने पहले भी बात की थी कि जो लिमिट होती है वो केवल अप्रोक्सीमेशन होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। तो जो यहाँ L है, जो यहाँ हमारा L है, ये एफ ऑफ ए बी की लगभग इक्वल होगा। क्या होगा, लगभग, एग्जैक्टली हम इसको नहीं बोल सकते, अप्रोक्सीमेशन है, केवल लगभग इक्वल है, वैल्यू है नॉट एग्जैक्टली इक्वल। हम कहते हैं कि बिल्कुल एफ ऑफ ए बी इक्वल टू, अगर आपने L लिखा है तो ये गलत है, ये साइन डिफाइन करता है कि आप लगभग वैल्यू की बात कर रहे हो, ये साइन इसी को शो करता है, इसलिए हमने साइन कौन सा लगाया है, इस तरीके का। अगर आपने इक्वल का साइन लगा दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बार यहाँ इक्वल का साइन लगा देते हैं और वही गलत हो जाता है, क्योंकि वो लगभग इक्वल है, हम उस ओर जा रहे हैं लेकिन हम एग्जैक्टली वहाँ पहुँचे नहीं है। तो लिमिट इज ओनली अप्रोक्सीमेशन, नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू। तो ये हमने देखी बेसिक डेफिनेशन, और जो हमारा मेन काम है कौन सा, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। तो अब हमें वही डेफिनेशन पढ़नी है कि एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन किस तरीके से। तो हम नेक्स्ट देखेंगे एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन फॉर 2